अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था क्लास 9 की बायोलॉजी की बुक का, चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हमने उसमें बायोलॉजिकल मेथड्स वगैरह के स्टेप वगैरह पढ़े और उसमें बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया, मलेरिया के एग्जांपल को डिस्कस किया। जैसे पहले हमने उसकी एक काज को डिस्कस किया, वो एक प्रॉब्लम ली। दूसरे नंबर पर हमने ट्रांसमिशन को एक प्रॉब्लम लेकर हमने उसको ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन वगैरह में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार्ट हो जाते हैं वो हमारे पास आगे आ जाता है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, और उसके बाद डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। ये दो चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास थ्योरी एंड लॉ से रिलेटेड है। अब थ्योरी एंड लॉ हमारे पास क्या चीज़ है, तो पहले नंबर पे हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो थ्योरी क्या होती है? अब थ्योरी क्या है? थ्योरी कहते हैं कि अब हाइपोथेसिस जब ट्रू हो जाता है, जब एक्सपेरिमेंट वगैरह आपने परफॉर्म किए, तो हाइपोथेसिस को आपने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, डिडक्शन भी कर ली, रिजल्ट भी निकल आया। तो अब जब हाइपोथेसिस क्या हो, स्टैंड द टाइम ऑफ टेस्ट ऑफ टाइम, कि वो वक्त के साथ साथ खड़ी रहे, कि उसके ऊपर टेस्ट हो रहे हैं और वो बची है। ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, कि उसको बार बार टेस्ट किया जाए और वो रिजेक्ट ना हो, तो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो थ्योरी कहलाएगी। कि अगर हाइपोथेसिस वक्त के साथ खड़ी रहे और हर टेस्ट के मेयार पर पूरी उतरती है, और पूरा उतरने के बाद हाइपोथेसिस जो हमारे पास बनेगा उसको हम किस चीज़ का नाम दे देंगे? थ्योरी का नाम दे देंगे। अब थ्योरी जो है, जैसी थ्योरी एक हाइपोथेसिस ट्रू साबित होती है, थ्योरी बनती है, तो थ्योरी की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा सब जो एविडेंसेस है वो ओरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं। कि हमारे दूसरे साइंटिस्ट के अंदर एक वो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट हो जाता है अगर उनकी हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू साबित होती है। अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो थ्योरी से रिलेटेड है, तो उसमें दो एग्जांपल्स जहाँ पर लिखी हुई है, एक है सेल थ्योरी और दूसरी जो हमारे पास है वो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। दीज आर द टू थ्योरीज रिलेटेड टू बायोलॉजी दैट 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 आर द थ्योरीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है प्रोडक्टिव थ्योरी। अब वर्ड प्रोडक्टिव से ही आपको समझ आ रहा है कि प्रोडक्टिव क्या होती है, कि जो किसी चीज़ को प्रोडक्शन करवाए। तो इसमें क्या होगा? प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। यानी कि प्रोडक्टिव थ्योरी है कि जब एक दफ़ा थ्योरी बन गई और वो थ्योरी ट्रू साबित हुई है, और वो अगर वो प्रोडक्टिव थ्योरी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि न्यू हाइपोथेसिस वगैरह क्या होंगे? ओरिजिनेट होंगे, और उस पर टेस्ट चलता रहेगा, उन पर वो कभी टेस्ट उस पर रुकेगा नहीं। तो ये हमारे पास प्रोडक्टिव थ्योरी से रिलेटेड है। अब थ्योरी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है लॉ एंड प्रिंसिपल। अब लॉ एंड प्रिंसिपल क्या है कि अब जो पीछे थ्योरी पड़ी थी तो वो तो हाइपोथेसिस था ना, कि अगर हाइपोथेसिस सही रहता है और वो टेस्ट होता है, उस पर वो वक्त के साथ खड़ा रहे और वो रिजेक्ट ना हो, तो वो हमारे पास थ्योरी बन जाती है। लेकिन अगर वो थ्योरी जो है, अब उस थ्योरी के ऊपर क्या कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट जो है, जब थ्योरी सही साबित होती है तो साइंटिस्ट उस थ्योरी को एज अ चैलेंज लेते हैं। उसको चैलेंज लेकर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि बिल्कुल ठीक है। तो वो इसमें गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं और वो उसको टेस्ट करते रहते हैं। अब जब वो थ्योरी सरवाइव करती है, उनके जो डाउट होता है उसमें बची रहती है, और वो कॉन्टीन्यूटली सपोर्ट होती है बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, यानी कि उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक्सपेरिमेंट होता रहता है, और जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर वो बची रहे, उसको कोई कैंसिल ना कर सके, तो वो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी? वो बन जाएगी लॉ एंड प्रिंसिपल। बोथ टू थिंग्स आर द सेम, लॉ एंड प्रिंसिपल आर द सिमिलर थिंग्स। अब साइंटिफिक लॉ के बारे में क्या कहते हैं? इज अ यूनिफॉर्म, कि साइंटिफिक लॉ यूनिफॉर्म होता है एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। यानी कि एक तो यूनिफॉर्म होगा, दूसरे नंबर पे कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, यानी कि नेचर का कांस्टेंट, कि नेचर में उसमें चेंजेस वगैरह आप नहीं कर सकते। कांस्टेंट फैक्ट है, एक बरकरार चीज़ है नेचर की, कुदरत की। और इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, और ये ऐसी थ्योरी होती है जो नाकाबिले इनकार होती है, यानी कि जिसको गलत नहीं किया जा सकता। ये ऐसी थ्योरी होती है लॉ हमारे पास। अब एग्जाम्पल हमारे पास हमारी बायोलॉजी के अंदर सिर्फ दो ही लॉज है, तो इसके अलावा बायोलॉजी के अंदर कोई दूसरा लॉ, कोई तीसरा लॉ प्रेजेंट नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टू लॉज यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर है वो है लॉ ऑफ हार्डी वेनबर्ग एंड उसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दीज आर द टू लॉज in the biology and these are the examples of laws and principles. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम आगे स्टार्ट करते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। तो अब जो डाटा हमारे पास, क्योंकि डाटा क्या था कि कोई भी फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन आप लोग करते हो तो उसको आप डाटा की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। तो डाटा आप जो है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे और फिर डाटा एनालिसिस वगैरह कैसे करेंगे, तो उससे रिलेटेड है। तो पहले हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है
कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन में इन ऑर्डर टू फार्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा, कि जब भी साइंटिस्ट ने कोई टेस्ट वगैरह हाइपोथेसिस वगैरह टेस्ट करनी है तो उसके लिए पहले वो क्या करेंगे, डाटा वगैरह को इकट्ठा करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे। अब डाटा को ऑर्गेनाइज करना ये एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी को क्या करता है, इंश्योर करता है, कि ये बताता है कि जो एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा, उसकी क्वालिटी को अच्छी होगी, ये हमारा डाटा बताता है। उसके बाद डाटा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको फॉर्मेट्स डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम कलेक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसे पहला फॉर्मेट जो हमारे पास ग्राफिक्स है, फिर हमारे पास टेबल्स है, फ्लो चार्ट्स है, मैप्स है एंड डायग्राम्स वगैरह। तो इन डिफरेंट फॉर्म्स में हम डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टार्ट हो जाता है दैट इज डाटा एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव या एक्सपेरिमेंट के जरिए से डिसप्रूव करना या प्रूव करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो हमारे पास डाटा एनालिसिस है। कि किसी भी हाइपोथेसिस को अगर आप ट्रू साबित करना चाहते हो या डिसप्रूव करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, डाटा एनालिसिस है। और डाटा एनालिसिस को हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स के जरिए से परफॉर्म करवाते हैं। तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट दो एप्लीकेशन यहाँ पर हम डाटा एनालिसिस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि पहले नंबर पे हम, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मेथड को डिस्कस करा है, तो स्टैटिस्टिकल मेथड क्या चीज़ है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है, स्टैटिस्टिक्स आर दस आर मीन्स ऑफ समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू। कि किसी भी जो वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मतलब आपसे 1 से लेकर 10 तक या 1 to 5 तक वैल्यूज़ दी गई हैं। अब 1 to 5 तक को क्या करेंगे, उनको प्लस करेंगे और 5 पर डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, मीन वैल्यू आ जाएगी। तो स्टैटिस्टिक क्या हमारे पास, कि किसी भी डाटा को समराइज करना, इकट्ठा करना थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन्स वैल्यू, यानी कि उनकी मीन वैल्यू को कैलकुलेट करके किसी भी डाटा को कैलकुलेट करना क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब स्टैटिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसको क्या करते हैं, एज इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कि एक फर्जी सा डाटा है वो उसको क्या करेगा, एक इंफॉर्मेटिव फॉर्म में क्या कर देगा, समराइज कर देगा। तो स्टैटिस्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यही टेक्निक यूज़ करके हम आगे क्या करेंगे, डाटा का एनालिसिस करेंगे। तो पहले नंबर पे हम जो डिस्कस करते हैं वो रेशो है। अब रेशो आप लोगों को पता है क्या चीज़ होती है, कि जब हम क्या करते हैं, व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स फॉर एग्जांपल ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्यूटेंट, यानी कि ए बाय बी, यानी कि अगर आप उसको ए बाय बी के जरिए से शो करवा दें तो हम उसको किसी इसका नाम दे देंगे रेशो का, और 1 नंबर टू द अदर। अब इसका एक्सप्रेशन क्या है, कि रेशो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो डिवीजन का साइन देकर या फिर हम उसको कोलोन के साइन से रेशो को शो करते हैं। लेकिन हम मैथमेटिक्स में ज़्यादातर जो रेशो शो करते हैं वो थ्रू कोलोन साइन शो करवाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे वो आपको क्या कह रहे हैं, कि अगर आपने मलेरियल पेशेंट लिए, अब मलेरियल पेशेंट्स के अंदर क्या होगा, कि द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पेशेंट्स, के यानी कि आपके पास 200 पेशेंट्स थे, उन 200 पेशेंट्स में से 150 जो थे वो नॉर्मल पर्सनस थे और जो 50 थे उसमें वो कौन से थे, मलेरियल पेशेंट्स थे। तो अब उसमें अगर जब उनकी रेशो बनाने के लिए बोला, क्योंकि हमारे पास मलेरियल में सिर्फ 50 आ रहा है, लेकिन 200 में से 50 हमारे पास क्या है, मलेरियल है, 150 नॉर्मल है। तो अब देखा जाए तो अगर 200 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 4 में से 3 पार्ट्स किसके हैं, नॉर्मल के, और 1 पार्ट किसका है, मलेरियल पेशेंट का। तो 1:3 हमारे पास किस चीज़ की आ जाएगी, इसकी रेशो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टेक्निक है वो है प्रोपोर्शन की, यानी कि जो सेकंड स्टैटिस्टिकल मेथड का रूल जो यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन जो यूज़ करेंगे वो कौन सी है, प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या मीन्स टू ज्वाइन 2 इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि 2 इक्वल रेशियोज को हम क्या करते हैं, इक्वालिटी इज इक्वल टू के साइन से जोड़ देते हैं। तो व्हेन 3 वैल्यूज इन द प्रोपोर्शन आर नाउन द फोर्थ वन एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, कि अगर आपको प्रोपोर्शन में 3 वैल्यूज कैलकुलेट हैं तो आप फोर्थ वैल्यू को खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे आपको यहाँ पर उन्होंने ये A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, बोथ आर द 2 डिफरेंट रेशियोज, 2 रेशियोज दैट आर इक्वल। तो ये 2 रेशियोज हैं, A रेशो B 1 रेशो, C रेशो D, ये दोनों पे इक्वल रेशियोज है और इनको शो करवाया गया, वो करवाया गया बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। तो इधर लिखा भी हुआ है A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D इज अ प्रोपोर्शन बिटवीन द 2 रेशियोज, दिस प्रोपोर्शन में आल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज A रेशो B, और इसको हम इस रेशियो के जरिए से भी इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं,
शो करवा सकते हैं। या तो आप प्रोपोर्शन में जब दो रेशियोज को आप ज्वाइन करते हैं तो या तो आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे या फिर आप यहाँ पर 4 डॉट्स को दरमियान में उनके ऐड लगा देंगे। अब यूजेस ऑफ प्रोपोर्शनल रूल। अब प्रोपोर्शनल रूल जो उसको यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, अब बायोलॉजिस्ट ने बर्ड्स ली। अब बर्ड्स ली उन्होंने, विल गेट मलेरिया, जिनको क्या था, मलेरिया। व्हेन ही अलाउज इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज। अब उसने क्या किया, हेल्दी स्पैरोज भी ली, हेल्दी स्पैरोज को उसने क्या करवाया, बाइट करवाया इन्फेक्टेड मॉस्किटो से। अब उसके बाद उसने क्या देखा कि देन व्हेन इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, जो पीछे एक्सपेरिमेंट हमने किया था लास्ट टाइम, तो उसमें ये था ना कि उसने व्हेन वी अलाउड मॉस्किटोज टू बाइट 20 स्पैरोज 14 आउट ऑफ देम गोट मलेरिया, कि हमारे पास 20 स्पैरोज थी, तो वो 20 स्पैरोज को जब उसने बाइट करवाया तो बाइट करवाने के बाद जो हमारे पास 14 थी उनको क्या हुआ, मलेरिया हो गया। नो वी यूज दैट प्रोपोर्शनल रूल। अब आप प्रोपोर्शनल रूल को यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोपोर्शनल रूल यूज करता नजर आएगा। तो फर्स्ट रेशो जो आपके पहले नंबर पे पहला एक्सपेरिमेंट जो था उसमें उन्होंने आपको बताया था कि 20 स्पैरोज ली थी और उसमें से 14 को मलेरिया हुआ और बाकी जो हमारे पास थी 6 उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो फर्स्ट रेशो हमारे पास बनी 14:20। तो 20 में से 14 को हो गया तो ये हमारे पास 14:20 आ गई। सेकंड रेशो में वो कह रहे हैं कि अब आपको उसने क्या किया, अब आपको उसने 100 स्पैरोज दे दी, यानी कि पीछे उसने बोला है कि उसने क्या कलेक्ट किया, 100 हेल्दी स्पैरोज ली थी। अब 100 हेल्दी स्पैरोज, तो बेसिक जो उसका क्वेश्चन ये था कि अगर 20 स्पैरोज ले रहे हो, उसको मॉस्किटो को बाइट करवाया है, तो बाइट करवाने के बाद उसमें से 14 को मलेरिया हो गया है, तो फिर अगर कह रहे हैं कि अगर आप 100 स्पैरोज लेते हो तो 100 स्पैरोज लेने के बाद उनको अगर बाइट करवाते हो तो उनमें कितने परसेंट, जो कितनी स्पैरोज है जिनको 100 में से कितनी स्पैरोज है जिनको मलेरिया हो सकता है, तो आपने ये प्रोपोर्शन बतानी है। तो वन, आपको ये भी पता है कि रेशो को आप डिवाइड के साइन से भी शो कर सकते हो। तो रेशो को 14:20 यहाँ पर उन्होंने ये जो साइन दिखाया ये डिवाइड का साइन है, और सेकंड रेशो हमारे पास x:100 था, क्योंकि x हमने फाइंड करना है कि कितने स्पैरोज को मलेरिया हुआ आउट ऑफ 100। तो फिर उसने क्या किया, x बाय रेशो, यानी कि उसने पहले नंबर पे 14:20 और x:10। तो इसको जब आपने वैल्यूज की फॉर्म में पुट किया तो x/100 डिवाइड में, अगर रेशो है तो डिवाइड में आप लिख सकते हो 100 x/100 ओवर 14/20। तो अगर इसको आप यहाँ पे क्या करें, x को यहीं पर रहने दें और 20 को इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में करवा दें, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 20 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। अब डिवाइड के बाद जो हमारे पास टोटल है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद वैल्यू हुई वो आई x=70। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ साबित हुई कि इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज गेट मलेरिया। क्योंकि अगर 20 में से 14 स्पैरोज को मलेरिया हो रहा है तो फिर 100 में से 70 को क्या होगा, मलेरिया होगा। तो ये हमारे पास क्या आई, एक रेशो फाइंड हो गई, जो हमने प्रोपोर्शन फाइंड की कि प्रोपोर्शनल को कैसे फाइंड करेंगे, कि अगर आपके पास 3 वैल्यूज दी गई हुई है तो एक वैल्यू को आप कैसे फाइंड करेंगे। तो ये प्रोपोर्शनल रूल था आपके पास किसी भी डाटा को फाइंड करने के लिए, डाटा को एनालिसिस के लिए। अब मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, कि किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट क्या है, मैथमेटिक है। अब बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कि आप क्या करते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स को यूज करते हैं वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपके पास कौन कौन सी जिसमें आप मैथमेटिक्स को यूज कर सकते हो, उसमें आपके पास जीन फाइंडिंग, कि जब आपने देखना है कि जीन कौन कौन सी हैं वो नंबर्स की फॉर्म में लिखी जाएंगी, तो वो भी मैथमेटिकल टेक्निक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कि जब आप प्रोटीन्स, यानी जिसकी आपकी बॉडी वगैरह बनी है, हेयर वगैरह फॉर्म हुए हैं, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए भी आप मैथमेटिक्स को यूज़ करोगे। उसके बाद प्रोटीन इंटरेक्शन, के आपस में जब प्रोटीन एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, यानी कि ताल्लुक बनाती हैं, तो उसके बाद उसमें भी आप जब पढ़ेंगे तो वो भी आप किस मेथड को यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स को यूज़ करेंगे। तो मैथमेटिक्स को आप इंटीग्रल, एक मेन किरदार के तौर पे लेते हो साइंटिफिक प्रोसेस में। अब उसके बाद कह रहे हैं जब जिसमें हम मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं तो इसको हम एक खास किस्म का नाम देते थे, इस ब्रांच को, उसको हम नाम देते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एक ब्रांच का नाम दे देते हैं। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या, रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, कि जो बायोलॉजिकल डाटा है हमारे पास,
जो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बायोलॉजी से रिलेटेड, जब हम उसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाकर या फिर कंप्यूटेशन यानी कि मैथमेटिकल फार्मूलाज के ज़रिए से जब हम उसको सोल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बन जाएगी। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जब हम कंप्यूटेशनल या फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ज़रिए से जब सोल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाएगी। तो ये हमारे पास थोड़ा सा आज का टॉपिक था जिसका नाम था थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।